कहानी की शुरुआत में हमें पेलिंगटन हाई स्कूल के अंदर मेसन और उसके दोस्त डीन को दिखाया जाता है। इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहे थे। टीम के साथ कोच मिल करके मैच को जीतने का योजना बनाते हैं। इसके बाद मेसन एक के बाद एक गोल करने लगता है। उसकी बहन भी लोगों के बीच में खड़ी थी और वो अपनी बहन को देख करके काफी खुश हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से मेसन को एक परछाई दिखाई देती है जो अगले ही पल वहाँ से गायब हो जाती है। मेसन के टीम के पास आखिरी मौका था और इन्हें आखिरी गोल करना था। मेसन गोल करने के लिए बॉल को फेंकता है। आसानी से गोल हो भी जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक जला हुआ आदमी आ जाता है और फिर अगले ही पल वो अचानक से गायब भी हो जाता है। लेकिन इस चीज की वजह से मेसन काफी डर गया था, इसलिए वो भागते हुए चेंजिंग रूम में चला जाता है। जल्दी से वो अपने लॉकर को खोलता है और अपने लॉकर में से एक कलश को बाहर निकालता है। उसी वक्त वो जला हुआ आदमी फिर से मेसन के करीब आने लगता है। मेसन काफी डर करके घबराया हुआ था, इसलिए वो जल्दी से जा करके उस कलश को तोड़ देता है। जैसे ही वो कलश को तोड़ता है तो अगले ही पल वो जला हुआ आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। कुछ समय के बाद उसके सारे टीममेट आ जाते हैं जो मेसन को शाबाशी देने लगते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये लोग मैच को जीत पाए। इसके बाद जब मेसन शावर ले रहा था तभी अचानक से वो जला हुआ आदमी उसके करीब आ जाता है और वो मेसन की पूरी बॉडी को जला देता है। उसका खास दोस्त डीन उसे जलता हुआ देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने बाद हमें क्रिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। पहले वो शिकागो में रहती थी, लेकिन उसके पिता के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ पेलिंगटन शहर में आकर के शिफ्ट हो गई और अब वो इस शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। राल्फ जो कि उसका चचेरा भाई है, वो उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और उसे याद दिलाता है कि आज हमें कॉलेज भी जाना है। इन दोनों ने पेलिंगटन हाई स्कूल में अपना दाखिला करवा लिया था। आज जब वो कॉलेज में जाती है तब हमें मालूम चलता है कि उसे मेसन का लॉकर दिया गया है और जब वो लॉकर को खोल रही थी तो उसी वक्त यहाँ पर डीन आ जाता है, जो कि मेसन का खास दोस्त था और वो नहीं चाहता है कि उसके दोस्त का लॉकर कोई इस्तेमाल करे। उसी वक्त यहाँ पर ग्रेस आ जाती है जो डीन की गर्लफ्रेंड है। यहाँ हम ग्रेस की दोस्त एली को भी देखते हैं। ये लोग डीन को समझाते हैं और उसे कहते हैं कि उसके साथ ऐसा मत करो, वो अभी इस स्कूल में नहीं है। लेकिन फिर भी डीन उसे टच कर रहा था, इसलिए क्रिस अपने पैरों से उसके प्राइवेट पार्ट पर मार देती है। मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही यहाँ पर केविन आ जाता है जो इनके क्लास टीचर हैं। वो इन सब को जल्दी से क्लास में चलने के लिए कहते हैं। इनके जाने के बाद जब क्रिस लॉकर को खोलती है तब मेसन का ढेर सारा सामान नीचे गिर जाता है। मेसन का ढेर सारा सामान अभी भी इसी में पड़ा हुआ था। इसी लॉकर में वो उस कलश को भी देखती है। वो उसे काफी अच्छा लगता है, इसीलिए क्रिस उसे ले करके उसे ओपन करती है। तब अंदर उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलता है, मतलब कि सीटी बजाने वाला कोई प्राचीन सामान था। क्रिस उसे अपने होठों पर लगा करके बजाने वाली थी, लेकिन उसी वक्त स्कूल की बेल बजने लगती है, जिसके बाद वो अपने क्लास में चली जाती है। जैसे ही वो टेबल पर बैठती है उसी वक्त वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लास में से बाहर निकल करके टेबल पर गिर जाता है। उस चीज को देख करके केविन भी थोड़ा हैरान था, इसलिए वो उसे देखने के लिए क्रिस से मांग लेता है। जब वो उसे अच्छे से चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो काफी प्राचीन है और इस पर मायन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब ग्रेस जल्दी से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है तब उसे मालूम चलता है इस पर जो लिखा हुआ था उसका मतलब था कि मौत को बुलाना। इसके बाद जब क्रिस उसे लेने लगती है तब केविन उसे कहता है कि इसे तुम ना ले जाओ, ये तुम्हें लॉकर में मिला, यानी कि ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए तुम नहीं ले जा सकती, इसे मेरे पास ही रहने दो। क्रिस को इससे कोई ऐतराज नहीं था, वो कहती है कि ठीक है आप ही रख लो। इसके बाद क्रिस जब अपने भाई के साथ बाहर आती है तब उसके भाई को मालूम चलता है कि वो अपनी कार की चाबी अंदर ही भूल आया है। वो क्रिस को यहीं पर रुकने के लिए बोल करके अंदर चाबी लाने के लिए चला जाता है। इधर हमें केविन को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठ करके जो उस प्राचीन सामान के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा था, जहां उसे मालूम चलता है कि ये तो $35,000 के आसपास का है। $35,000 बहुत होते हैं, इतना तो केविन की साल भर की कमाई होगी। वो सोचता है कि इसे बेच करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं। जब वो सेल पर क्लिक करता है तब कंडीशन के बारे में पूछा जाता है। कंडीशन को चेक करने के लिए केविन उसे उठाता है और सीटी को बजा देता है। सीटी बजते ही कांच की खिड़की में दरार आ जाती है। केविन को लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, तो वो गुड कंडीशन पर क्लिक करके उसे सेल कर देता है। इसके बाद जैसे वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसी वक्त यहाँ पर राल्फ आ जाता है। जब वो ऑफिस में नहीं था तब राल्फ अंदर जाता है और वो भी इस प्राचीन सामान की प्राइस देख करके दंग रह जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बाहर हम क्रिस को देखते हैं। जब वो अकेली थी तो उसी वक्त यहाँ पर नोवा नाम का एक लड़का आता है। पहले तो वो क्रिस से अच्छी तरीके से बात करता है और जब उसे मालूम चलता है कि वो इस शहर में नहीं आई है तब वो क्रिस को ड्रग्स देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी
उसी वक्त यहाँ पर राल्फ आ जाता है और इन दोनों के बीच में खींचतानी शुरू हो जाती है। वो उसे एक दो झापड़ मारता भी है और इसके बाद वो कहता है कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद राल्फ अपनी बहन को बताता है कि नोआ बहुत बुरा लड़का है। वो यहाँ के चर्च में रहता है और लोगों को चुपके से ड्रग्स बेचता है। भगवान की आड़ में वो ऐसा काम कर रहा है और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। इधर हमें केविन को दिखाया जाता है। जब वो उस कलश को ओपन करता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके अंदर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, क्योंकि उसे राल्फ ने चुरा लिया था और वो उसे लेकर के अपने दोस्तों के पास गया था। ग्रेस को वो चीज काफी अच्छी लगती है। जब केविन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करता है तब उसे हॉल में एक आदमी दिखाई देता है जो काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। उसी वक्त पीछे से क्लीनर आ जाता है जिससे केविन डर जाता है। जो आदमी हॉल में खड़ा था अगले पल वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो जैसे दोबारा अपने ऑफिस में जाता है तो उसी वक्त उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसको देखते ही केविन डर जाता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है। वो उसके शरीर के अंदर हाथ डाल करके दोनों लंग्स को डैमेज कर देता है। इस चीज पर ध्यान देना, मरने के बाद केविन का शरीर बिल्कुल वैसा ही रूप ले लेता है जो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। इधर ग्रेस ने उस सीटी को अपने हाथ में ले रखा था और उसका बॉयफ्रेंड उससे वो बजाने के लिए कहता है। ग्रेस को भी काफी मन था इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो उस सीटी को बजा देती है। जैसे ही वो सीटी को बजाती है तो उसी समय सभी के कान में काफी जोर से दर्द होता है। हालांकि अगले ही पल सब कुछ ठीक था, इन्हें कुछ होता नहीं है। क्रिस को काफी अजीब लगता है इसलिए वो रुकती नहीं है, वो वापस अपने घर चली जाती है। जब वो अपने कमरे में थी तब उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है। खिड़की के बाहर पेड़ पर उसे एक शख्स दिखाई देता है। वो पेड़ के ऊपर खड़ा था और वो क्रिस को ही घूर रहा था। उसे देख करके क्रिस काफी डर जाती है क्योंकि ये सच में काफी डरावना था। उसी वक्त कमरे में राल्फ आ जाता है। क्रिस दोबारा जब वो उस जगह पर देखती है तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। हालांकि वो इस बारे में अपने भाई को बताती भी नहीं है। इसके बाद हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो कि उस प्राचीन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रही थी। उसी वक्त अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि उसका छोटा भाई होगा लेकिन आवाज लगातार आ रहा था इसलिए ग्रेस चेक करने के लिए जाने लगती है। इस वक्त अगर आप ग्रेस के पीछे ध्यान से देखो तो कुछ तो काफी अजीब था। जब वो पीछे मुड़ करके देखती है तो वो चीज वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसका छोटा भाई होगा जो उससे मजाक कर रहा है। हालांकि वो एक बार जाकर के चेक भी करती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। अगले ही पल कोई उसके गालों को पीछे से टच करता है जिसकी वजह से ग्रेस बहुत डर जाती है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे उसका छोटा भाई दिखाई देता है लेकिन ग्रेस को अच्छे से पता है कि कोई तो था जो उसके गालों को टच किया। अगले दिन कॉलेज में जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि इनके क्लास टीचर केविन की मौत हो गई है और मौत की वजह 2 लंग्स खराब हो गए थे ये बताया जा रहा है। जिस तरह से उनके लंग्स खराब हुए थे उन्हें अभी तक तो जिंदा भी नहीं होना चाहिए था। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि वो अभी तक जिंदा थे। यहाँ पर एली को हुडी वाले कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है जो अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी और वो एली को घूर रही थी जिससे वो काफी डर जाती है और फिर अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है और उस लड़की को सिर्फ एली ही देख पा रही थी। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रेस के पास ही था जिसे वो क्रिस को दे देती है और उससे कहती है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे तुम अपने पास ही रखो। जिस पर क्रिस इन सब से कहती है कि इसे वापस ले जा करके हमें मेसन के परिवार को दे देना चाहिए। उसके इस बात से एली राजी थी इसलिए वो उसका साथ देती है। ये दोनों साथ में मेसन के घर पर जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात ईवा से होती है जो मेसन की ग्रैंड मदर है। वो इन्हें लेकर के एक कमरे में जाती है जहाँ पर ढेर सारा कलेक्शन रखा हुआ था और ये सारी प्राचीन चीजें थी। यहाँ पर क्रिस उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकाल करके ईवा को दे देती है। उन्हें ये भी बताती है कि ये मुझे मेसन के लोकर में मिला। जिस पर ईवा इनसे कहती है कि तुम्हें ये मिला नहीं है बल्कि इसने तुम्हें ढूंढा है, जिस तरह से इसने मेरे पोते और पोती को ढूंढ निकाला था। तुम्हारे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे एचोका कहते हैं। इंसान की आत्मा चुराने के लिए ये लोगों की तलाश करती है। मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही होगी लेकिन मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। इंसान का एक समय होता है और जब उसका समय आता है तब उसकी मौत होती है, लेकिन अगर कोई गलती से इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सीटी को सुन लेता है तो उसकी मौत नजदीक आ जाती है। इन्हें यकीन तो नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी उसकी बात सुन करके क्रिस उससे पूछती है कि आखिर ये मौत होता कैसे है। जिस पर ईवा इन्हें बताती है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। जिस उम्र में तुम्हारी मौत होने वाली है बिल्कुल उसी उम्र में मौत तुम्हारी रूप लेकर के तुम्हारे सामने आती है। फिलहाल इस चीज का मुझे कोई काम नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो।
जिस पर क्रिस उनसे कहती है कि अगर मैं इसे ना लूं तो ईवा कहती है कि तब तो तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये अजीबो गरीब बातें सुन करके दोनों चुपचाप बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद एली उसे बताती है कि टेबल पर ढेर सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीमारी की वजह से ये बातें बना रही हैं। पोते पोतियों की मौत हो जाने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है। जिस पर क्रिस कहती है कि क्या पता वो सही कह रही होंगी, तो हमें एक बार चल करके मेसन का रिपोर्ट चेक करना चाहिए। एली कहती है कि उसका रिपोर्ट वहीं पर मिलेगा जहाँ पर मैं काम करती हूँ। इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर के पैलिंगटन हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर एली काम करती है। अंदर जा करके वो मेसन की फाइल बाहर निकालती है, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि उसकी मौत तो जलने की वजह से हुई थी। लेकिन जब क्रिस उसके दांतों को देखती है तब उसे डाउट होता है। मेसन सिर्फ 22 साल का था जब उसकी मौत हुई, लेकिन रिपोर्ट में जो दांत दिख रहे हैं वो किसी 40 साल के आदमी का लग रहा है। यहाँ पर क्रिस अंदाजा लगाती है। वो कहती है कि उसकी मौत 22 साल के उम्र में हुई, लेकिन जब वो इस सीटी की वजह से मरा होगा तब वो 40 साल का हो गया, जिस उम्र में वो असल में मरने वाला था। मतलब कि ईवा ने जो भी बातें इन्हें बताई वो बिल्कुल सच था। क्रिस कहती है कि हमें जल्दी से चल करके अपने दोस्तों को सावधान करना होगा, क्योंकि उन सब ने इस सीटी की आवाज सुनी है। आज की रात में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा था, इसलिए इनके शहर में मेला लगा हुआ था। ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं अंदर भूल भुलैया में जा रही हूँ। अगर तुमने 2 मिनट के अंदर मुझे ढूंढ निकाल लिया तो आज रात तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद वो भागते हुए मेले के अंदर चली जाती है। उसी वक्त यहाँ पर क्रिस और एली भी आकर के पहुँचते हैं। क्रिस बार बार अपने दोस्तों के पास कॉल कर रही थी, लेकिन कोई कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। उसी वक्त यहाँ पर नोआ आ जाता है, जो इनसे कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त नशे में हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी ले सकते हो। लेकिन उसके इस बात से एली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोरदार किक मारती है। क्रिस उससे कहती है कि दोबारा हमारे करीब भी मत आना। इधर ग्रेस जैसे ही भूल भुलैया के अंदर जाती है तो उसी वक्त उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। पहले तो ग्रेस डरती नहीं है, क्योंकि उसे लगा कि कोई सूट वगैरह पहन करके आया होगा, लेकिन जब वो उसके सामने अचानक से आ जाती है तब वो डर जाती है और फिर अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो सच में काफी खतरनाक लग रही थी। जल्दी से वो अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती भी है, लेकिन डीन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि कोई कॉस्ट्यूम पहन करके उसे डरा रहा होगा। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जैसे ही कॉल कट होता है तो उसी वक्त वो बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने आ जाती है। इस बार ग्रेस उसे देख करके भागते नहीं है, बल्कि वो एक फावड़ा उठाती है और उसी से उस पर हमला कर देती है। लेकिन उस बूढ़ी औरत को लगने के बजाय उल्टा वो फावड़ा उसे ही लग जाता है, जिससे वो जख्मी होकर के जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ समय के बाद अचानक से उस बूढ़ी औरत को भी होश आ जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से ग्रेस अपनी जान बचा करके भागने लगती है। वो भागते हुए इस भूल भुलैया के सेंटर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर एक बड़ा सा घंटा लटकाया हुआ था। जैसे ही वो घंटे को बजाती तो डीन को मालूम चल जाता कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो उसे बजा पाती उससे पहले ही बूढ़ी औरत यहाँ पर आ जाती है, जो उस पर हमला कर देती है। पल भर में वो बूढ़ी औरत उसकी जवानी छीन लेती है। मरने के तुरंत बाद वो बिल्कुल वैसी बूढ़ी औरत की तरह बन जाती है, जो बूढ़ी औरत काफी समय से उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन उसी समय वो घंटे को बजा देती है। डीन भागते हुए जल्दी से लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पर वो ग्रेस को देखता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। उसे लगा कि ये ग्रेस नहीं है बल्कि कोई और है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की चिंता थी कि अगर ये ग्रेस नहीं है तो वो है कहां पर। उसके सारे दोस्त डीन को लेकर के यहाँ से दूर चले जाते हैं। यहाँ क्रिस उसे समझाती है कि ग्रेस श्राप की शिकार हो गई, उसे इसी तरह से मरना था, इसलिए वो मारी गई। उस सीटी की वजह से हम भी श्रापित हो गए हैं, हमारी भी बारी कभी भी आ सकती है। इनकी बातें सुन करके डीन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे जाकर के ग्रेस को ढूंढना होगा, मुझे जाकर पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर है। वो इनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। वो अपनी कार से घर पर चला जाता है। खिड़की के जरिए छुप करके जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो उसी वक्त उसके सामने कोई अनजान आदमी आ जाता है, जो कि खून से सना हुआ था, पूरी तरह से बेहाल था। डीन काफी डर जाता है, उसे पता नहीं चलता कि ये कौन है और कहां से आया है। वो जैसे ही जल्दी से लाइट को चालू करता है तो वो आदमी गायब हो जाता है। लेकिन डीन को इतना तो यकीन था कि कुछ समय पहले जो उसने देखा वो कोई वहम नहीं हो सकता। इसके बाद क्रिस एली को अपने साथ अपने घर पर लेकर के आती है, क्योंकि ये दोनों डरे हुए थे, क्योंकि अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है ये इन्हें भी नहीं पता था। लेकिन जो होने वाला है उसे ये लोग रोक भी सकते हैं। क्रिस कहती है कि अगर हमें ये सब रोकना है तो एक बार फिर से हमें चल करके ईवा से बात करनी होगी। वो हमें बता सकती है कि इसे कैसे रोका जा सकता है। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए एली उसकी बात मान लेती है। अगले दिन ये लोग ईवा के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो मरने
मरने वाली है। यहाँ क्रिस उनसे कहती है कि मेरे कई दोस्त मारे गए हैं और अब हमारी बारी है, हमें बताओ हम उसे कैसे रोकें। जिस पर ईवा इनसे कहती है कि वो रुकने वाली नहीं है, वो आत्माओं को इकट्ठा कर रही है। प्राचीन सभ्यता मृत्यु के देवता को प्रसन्न करने के लिए आत्माओं की बलि देती थी। अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए वो आत्माओं को इकट्ठा कर रही है। एक तरीका है जिससे तुम उसे रोक तो नहीं सकती हो, लेकिन हाँ अपनी जान बचा सकती हो। तुम में से किसी को भी अपना खून किसी और के शरीर पर लगाना होगा। ऐसा करने से वो तुम्हें छोड़ करके उसके पीछे चला जाएगा। यहाँ पर क्रिस जब खुद को आईने में देखती है तब उसे उसका वो चेहरा दिखाई देता है जिस उम्र में वो मरने वाली थी। एक प्रकार से वो अपनी मौत को देख पा रही थी। उसके दोनों हाथों में इंजेक्शन लगा हुआ था। हालांकि अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो जाती है और उसी वक्त ईवा की भी मौत हो जाती है। इसके बाद राल्फ कहता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे अपनी और तुम्हारी जान बचानी है, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। हालांकि क्रिस कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी और को नहीं मार सकते, लेकिन फिर भी राल्फ इनकी बात नहीं मानता। वो अपनी कार लेकर के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें डीन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठकर न्यूज को देख रहा था। न्यूज में उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड की बात हो रही थी। पुलिस वालों को किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। उसी वक्त अचानक से कोई दरवाजे को खोलने लगता है। यह देख करके वो डर जाता है क्योंकि वो रात से ही डरा हुआ था। उसे लगा कि उसके डैड होंगे, लेकिन वो नहीं थे। एक हाथ देख करके वो डर जाता है और उसे भगाने के लिए कुर्सी उठा करके दरवाजे पर मारता है। आवाज सुन करके उसके डैड आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है। वो जवाब देता उससे पहले ही पीछे से डीन को कोई पकड़ लेता है। वो उसे पूरी तरह से हवा में उड़ा देता है। ऐसा लग रहा था कोई स्पीड वाली चीज उसके सामने से गुजर रही हो। पल भर में उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद हमें राल्फ को दिखाया जाता है जो गन लेकर के चर्च के अंदर जाता है। वो नोआ पर गन तान देता है और उससे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी वक्त चर्च की घंटी बजती है जिसकी वजह से राल्फ का ध्यान भटक जाता है। तभी नोआ उस पर हमला कर देता है और फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन आखिरी समय पर वो नोआ पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। उसे बंदी बनाने के बाद वो उसे लेकर के एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ वो उसे कुर्सी से बांध देता है। यहाँ पर वो अपने हाथों को काटता है और अपना खून उसके शरीर पर लगाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उस समय यहाँ पर क्रिस और एली आ जाते हैं। क्रिस अपने भाई को रोकती है, उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी और की जान नहीं ले सकते। जिस पर राल्फ कहता है कि ये जीने के लायक नहीं है, ये लोगों को ड्रग्स बेचता है, लोगों को मारता है। लेकिन फिर भी उसकी बहन उसे बहुत समझाती है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। इसके बाद वो पीछे हट जाता है और अपनी बहन से कहता है कि किसी एक को तो एक बार मरना ही होगा। ऐसा वो मन में बड़बड़ा रहा था। लेकिन ये बात सुन करके क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने भाई से कहती है कि मुझे पता चल गया कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तभी अचानक से कोई चीज उसके भाई पर हमला कर देती है। वो उसके भाई को काफी जोर से अपनी तरफ खींचने लगती है। क्रिस अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो बचा नहीं पाती। हवा में उड़ते हुए उसके भाई के शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं जिसको देख करके नोआ बहुत डर जाता है और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। भाई की मौत हो चुकी थी लेकिन वो एली को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्त से कहती है कि हमें जल्दी से सब कुछ रेडी करना होगा। इनके पास जो भी सिरिंज वगैरह था उसे ले करके एक फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। इस फैक्ट्री में कोई नहीं था इसलिए ये लोग आसानी से यहाँ पर अपना काम कर सकते थे। अंदर जाने के बाद एक बार फिर से क्रिस अपनी मौत को देखती है। एली जल्दी से अंदर सामान लेकर के आती है और वो तैयारी करने लगती है। सीन कुछ ऐसा था कि क्रिस एक इंजेक्शन लेने वाली थी जिसकी वजह से कुछ समय के लिए उसकी धड़कन रुक जाती। दरअसल वो एक बार मर करके मौत को चकमा देना चाहती थी। वो जल्दी से एक टब में पानी भर करके उसमें ढेर सारा बर्फ डाल देती है। इसके बाद एली क्रिस को वो इंजेक्शन लगाती है। 1 मिनट के अंदर ही वो बेहोश हो जाती है, उसकी धड़कन रुक जाती है। कुछ समय के बाद वो क्रिस को पानी से बाहर निकालती है। उसकी धड़कन रुकी हुई थी, वो मौत के करीब जा रही थी। एली उसे एक इंजेक्शन देती है और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे करके वापस से जिंदा करने लगती है। उसकी आत्मा तो जिंदा हो गई थी लेकिन वो उसके शरीर में वापस नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी मौत उसे वापस उसके शरीर में जाने ही नहीं दे रही थी। यहाँ पर दिक्कत तब हो जाती है जब एली की मौत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे इग्नोर करके वो क्रिस को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर हमें नोवा को दिखाया जाता है। जब कुछ समय के बाद उसे होश आता है तब वो उठता है और गन लेकर के फैक्ट्री की तरफ आने लगता है। दरअसल नोवा अपना बदला लेना चाहता था। वो गन से शूट करके इलेक्ट्रिक डिवाइस को खराब कर देता है। इस बीच एक गोली जा करके एली को लग जाती है। गोली लगने की वजह से उसकी मौत उसके और करीब आ गई थी लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो बार बार क्रिस को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे आवाज लगाती है
और उसकी आवाज क्रिस के कानों तक पहुंच रही थी। इसी वजह से उसे होश आ जाता है। होश में आने के बाद उसे मालूम चलता है कि एली को गोली लगी हुई है और वो मरने वाली है। उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। उसी समय गन लेकर के नोवा भी अंदर आ जाता है। एली का खून जमीन पर पड़ा हुआ था और वो खुद उसे अपने हाथों से टच कर लेता है। ऐसा करने की वजह से अब मौत उसकी तरफ घूम जाती है। उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो नोवा की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, इसलिए नोवा उस पर गन से फायरिंग करता है। जब वो गोली चला रहा था तो सारी गोली वापस आकर के उसे ही लग रही थी, क्योंकि वो अपने आप को ही मार रहा था। इस तरीके से नोवा की मौत हो जाती है और एली की जान बच जाती है। कुछ महीनों के बाद एली और क्रिस ये दोनों एक नए कॉलेज में दाखिला करवाते हैं। इसी कॉलेज के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जो अभी नई नई आई थी। जब वो जा करके लॉकर को खोलती है तब अंदर उसे वो कलश मिलता है। इसके बाद हम उसी लड़की को हॉल के अंदर स्टेज पर देखते हैं, जहाँ पर उसे कुछ स्पीच देनी थी, लेकिन वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकाल करके बजा देती है, जिसकी वजह से अब सबकी बजने वाली थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।